हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर भावना स्पेशल एजुकेशन। आज का मेरा टॉपिक है टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल स्टूडेंट्स, स्पेशल एजुकेटर्स, पेरेंट्स, वेदर कोई भी, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर है या फिर सामान्य शिक्षक है, सबके लिए ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आगे चल करके हमें कहीं ना कहीं, जो अगर हम लोग एजुकेशन की लाइन में आए हैं तो हमें बच्चों के साथ में काम करना है, उनकी लर्निंग को इफेक्टिव बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं वो सब हम जानेंगे कि टीएलएम बार बार यूज में भी ला रहे हैं लास्ट क्लासेस से कि शिक्षण सहायक सामग्री। अब हम कैसे शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार कर सकते हैं, क्या शिक्षण सहायक सामग्री का मीनिंग है, कितने टाइप्स के होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है शिक्षण सहायक सामग्री, इसके बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग जब भी बात करते हैं टीएलएम की, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल अगर हम लोग अपने टाइम पे जाए, जब हम लोग एजुकेशन ले रहे थे स्कूल लेवल पर, तो हम लोगों के कहीं ना कहीं बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी रहते थे जिनको हम बहुत ज्यादा पसंद करते थे, जो हमारे फेवरेट टीचर्स होते थे। क्यों होते थे? हो सकता है कि किसी का हमें बिहेवियर अच्छा लग रहा है, किसी के कपड़े पहनने का स्टाइल हमें बहुत अच्छा लग रहा है, किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कुछ टीचर्स का हम लोगों को पढ़ाने का मेथड अच्छा बहुत लगता था, तो इसीलिए हम पसंद करते हैं। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हमारे फेवरेट वाले, हम लोग कहते हैं ना कि श्रेणी में हम उनको रखते हैं कि नहीं, हमें बहुत अच्छा लगता है इनसे पढ़ना। क्यों? क्योंकि जब भी वो क्लासरूम में आते हैं तो बहुत अच्छा तरीके से वो शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करके लाते थे, जिससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता था। हम लोग जो ध्यान देने के लिए तत्पर रहते थे, हम लोग उनकी क्लास को अटेंड करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। तो क्यों, अगर इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि जब भी हम एक टीचर बने तो हम लोग भी बच्चों के लिए रोल मॉडल बने, बच्चे हमारे पास सीखने के लिए रेडी हो, तो हमें भी चाहिए कि हम लोग भी जाने कि किस प्रकार से हम लोग टीएलएम को तैयार कर सकते हैं, या इससे पहले हमें जानना जरूरी रहता है कि टीएलएम होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले यही डिस्कस करेंगे टीएलएम शॉर्ट फॉर्म में। डिप्लोमा के, बीएड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम इसको बोलते हैं। हिंदी में जैसे मैंने ऑलरेडी इट्स रिटन ओवर बोर्ड कि शिक्षण सहायक सामग्री। इसी के साथ में टीएलएम को हम लोग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। मटेरियल हम हिंदी में बोलते हैं निर्देशात्मक सामग्री, इसके नाम से भी जानते हैं। कई बार बच्चों को एग्जाम में पूछा भी जाता है कि व्हाट यू मीन बाय टीएलएम, राइट डाउन वेरियस टाइप्स ऑफ टीएलएम। और हम लोग इसके बाद कि क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टीएलएम, या इंपॉर्टेंस भी पूछते हैं कि टीएलएम क्या है, कितने प्रकार का होता है, और टीएलएम को चयन करने के लिए क्या क्राइटेरिया है या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस प्रकार से क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो अब हम लोगों ने क्या जाना है कि टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल फुल फॉर्म है, और दूसरा हम लोग शब्दों में कहते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि निर्देशात्मक सामग्री के नाम से हम इसे जानते हैं। अब ये होता क्या है वो हम जानेंगे कि मीनिंग क्या है। मैं अभी शॉर्ट में ही लिखूंगी, टीएलएम is a tool which is used or prepared by a teacher to make his or her learning effective, और इसी के साथ में, और टू मेक लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स वेरी इजी। अब इसमें क्या बोला गया है कि टीएलएम इज अ टूल। टीएलएम क्या है? एक टूल है विच इज प्रिपेयर्ड, किसके द्वारा बनाया गया है? ऑब्वियसली जब क्लासरूम में टीचर बच्चों को पढ़ाएगा
तो उसको पढ़ाने के लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसको भी टीचर के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। टू मेक हिज और हर लर्निंग, कोई भी वेदर वो कोई मेल फैकल्टी है या फीमेल है, कोई भी है, तो जो भी टीचर उसको यूज में लाएगा उससे क्या होगा, उनकी लर्निंग जो टीचिंग हमने लिखा है कि इज टीचिंग इफेक्टिव। इससे क्या होगा, जो भी पढ़ाने वाला मेल या फीमेल फैकल्टी है उसकी टीचिंग क्या होगी, इफेक्टिव होगी। और टू मेक लर्निंग ऑफ इज और हर स्टूडेंट्स वेरी इज, मतलब वो अपने बच्चों के लिए जो उनकी लर्निंग है उनको भी क्या करता है, इजी बनाता है, आसान बनाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ओनली टीचर अपनी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ही यूज में लाता है, नो। अब टीचर की तो इफेक्टिव बनेगी लेकिन उससे बेनिफिट डायरेक्ट तौर से किसका होगा, स्टूडेंट्स का होगा, जो भी सीखने वाले होंगे। अब ये तो हम नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं कि टीचर, अब टीचर आपके स्पेशल एजुकेटर भी, क्योंकि जब हम दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हैं तो हमें हर बच्चे की कहीं ना कहीं एबिलिटी को, लेवल को, नीड को ध्यान में रखते हुए बच्चे की नीड्स को फुलफिल करना होता है। हमारे एक कक्ष में विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले बच्चे होते हैं जिनकी नीड्स को फुलफिल करना कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेटर का हम लोग कह सकते हैं कि रोल होता है कि वो उनको उनकी नीड्स को फुलफिल करता है। हिंदी में हम बोलते हैं तो क्या, टीएलएम एक शिक्षण सहायक सामग्री, हिंदी में लिख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री एक टूल है जिसका उपयोग एक शिक्षक अपने शैक्षणिक कार्यों को करवाने या शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु करता है। और इससे स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों की का सीखना भी आसान होता है। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी रहते हैं, इंग्लिश के भी हैं, तो इसीलिए मैं बाइलिंगुअल में जाती हूँ, सो दैट अगर बच्चे को कहीं हिंदी या इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आए तो वो दोनों चीजों को देख सके। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ये क्या एक टूल है जिसके माध्यम से एक शिक्षक है वो अपनी टीचिंग को प्रभावशाली बनाता है और एज वेल एज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग भी क्या होती है, इजी होती है। अब ये तो हमने मीनिंग जाना इसका, अब हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है। ये बहुत ही ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है जब भी हम लोग कक्षा की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये किस लिए हेल्पफुल है, लर्निंग इफेक्टिव, या हम लोग कह सकते हैं रियल, कि जब भी हम बच्चे को अधिगम कराते हैं तो क्या रहता है, जो टीएलएम के माध्यम से जब भी हम बच्चे को अधिगम कराएंगे तो जो लर्निंग है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। बच्चे इफेक्टिव, प्रभावशाली पूर्ण तरीके से बच्चे क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, रियल होती है, प्रैक्टिकल होते हैं और फन होते हैं। एंड फन हम लिख सकते हैं, फन मतलब कि बच्चे को जब भी हम टीएलएम के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री बच्चों के लिए सीखना प्रभावशाली, या हम लोग रियल कहते हैं कि जो एकदम नेचुरल वातावरण में हो, प्रैक्टिकल और फन, मनोरंजनात्मक
तरीके से करवाते हैं। मतलब कि जब भी शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करता है टीचर, तो क्या होता है, लर्निंग जो भी बच्चे सीख रहे हैं इफेक्टिव होती है, बच्चे में प्रभाव, जो भी चीजों को सिखा रहे हैं वो एकदम उनके लिए हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म तक वो बच्चा याद रख पाता है उस चीज को, रियल होती है। रियल हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बच्चे के लिए एकदम नेचुरल एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बच्चे को, यदि मैंने ट्री के बारे में बताना है, तो रियल वे में तो मैं बच्चे को कॉन्क्रीट वे में ट्री को नहीं ले जा सकती, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं क्लासरूम में ट्री को लेकर के जाऊं। लेकिन जब मैं बच्चे के लिए टीएलएम को तैयार कर रही हूँ, तो मैं बच्चे के लिए 3D मॉडल को तैयार कर रही हूँ, मैं चार्ट पेपर के ऊपर बना रही हूँ, या मैं बच्चे को, जैसे कोई टीचर है वो ट्री को नहीं ले जा सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई छोटा प्लांट है उसको ले जा सकते हैं बच्चे के पास में। तो उससे क्या हो रही है, बच्चे की जो लर्निंग है वो क्या हो रही है, रियल हो रही है। प्रैक्टिकल कैसे हो रही है कि बच्चा प्रैक्टिकली उसको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा उसको करके, आप बच्चे को बता रहे हैं कि ये लीव्स है, ये स्टेम है, ये रूट्स हैं, वो आप बच्चा उसको प्रैक्टिकली देख भी रहा है। सो उससे उसकी क्या हो रही है, लर्निंग, कहीं ना कहीं बच्चे की लर्निंग हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग टाइम तक उसको वो याद भी रख सकता है। फन, मनोरंजन कैसे हो सकता है कि जब हम क्लासरूम में एक टीचर, अगर हम बात करते हैं ना कि सिंपल से आप गए, आपने व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड का यूज किया, बुक का यूज किया, नॉर्मल कहीं ना कहीं टीचर्स यूज में लाते हैं कि नॉर्मल सामान्य टीचर्स जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो बच्चे सीख भी जाते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनको आपको मोटिवेशन देना पड़ता है। मोटिवेशन कैसे होगा, जब हम बच्चों के लिए अट्रैक्टिव मटेरियल को लेके जाएंगे तो बच्चे उसको सीखने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, बच्चे अपना ध्यान देंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में फन भी होता है। फन कैसे कि हम पूरी क्लास को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैंने कोई, जैसे मैं ट्री के बारे में बोलूं, तो मैं बच्चे के पास में लेकर के जा रही हूँ, तो मैं बच्चे को आगे बुला के जो प्लांट को दिखाया, बताओ बेटा यहाँ स्टेम कहाँ है, या इसकी लिव्स कहाँ है, फ्रूट कहाँ लगे हैं, या रूट्स कहाँ हैं। तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको सीखने में क्या होगा, कहीं ना कहीं रेडीनेस बच्चे में होती है। और इट हेल्प to bring new experiences for students। या हम लोग लिख सकते हैं कि इट हेल्प टू ब्रिंगिंग न्यू एक्सपीरियंसेस बच्चे के लिए, कि हम लोग बच्चे को डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के माध्यम, रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस हम बोलते हैं कि नए नए अनुभवों को प्रदान करते हैं, नए नए अनुभव को प्रदान करते हैं। कैसे, आप बच्चे को न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस, रेंज ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे हो गए कि बच्चे को कॉग्निटिव, साइकोमोटर और इफेक्टिव हम बोलते हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। कॉग्निटिव हम बोलते हैं बौद्धिक, साइकोमोटर हम लोग कह सकते हैं कि बच्चा जिसमें टच भी कर रहा है, बच्चा देख भी रहा है, फील करके भी वो कर रहा है। और इफेक्टिव हम बोलते हैं भावनात्मक। अब कैसे हम लोग न्यू एक्सपीरियंसेस को बच्चे को दे रहे हैं, जैसे मैंने बच्चे के लिए क्या बोला, कॉग्निटिव। अब बच्चे को कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जब हम बच्चे को और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने मीनिंगफुल काउंटिंग लिया बच्चे को, तो मीनिंगफुल काउंटिंग जब बच्चे को सिखा रही हूँ, मैंने बच्चे के लिए 3D मॉडल पे बना हुआ, मैंने बच्चे को ऑब्जेक्ट के साथ में, जैसे 1 है, 1 के आगे ऑब्जेक्ट लगा दिया। मैं कॉन्क्रीट वे में भी बच्चे के लिए जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे 1 है, अगर हम लोग 1 2 3 4 बोलते तो बच्चे को वो रोट लर्निंग होता है, बच्चा रट करके उन चीजों को याद करता है। लेकिन जैसे हम बच्चे को, जैसे ऑब्जेक्ट के साथ में मैंने चार्ट पे, या मैंने जो भी मॉडल लिया, 1 के आगे 1, हम लोग कहीं ना कहीं मैंने 1 बॉल ले लिया। अब वो 1 बॉल भी लिया, इसी के साथ में जो मैंने ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने 1 to 10 तक लिया, तो 10 ही मैंने ऑब्जेक्ट्स जिस तरह के मैंने आगे लिए थे उनको मैं कॉन्क्रीट वे में भी लेके जाऊंगी, मैं फ्लैश कार्ड भी लेके जाऊंगी, मैं बच्चे को चार्ट पेपर भी लेके जाऊंगी। उससे अब क्या होगा, एक तो बच्चा 1 to 10 तक काउंटिंग सीख रहा है, उसका कॉग्निशन लेवल, उसका वोकैबुलरी, हम बोलते हैं शब्दावली बढ़ रही है बच्चे की, बौद्धिक स्तर भी उसका कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बढ़ता है ना।
और इसी के साथ में हम बोलते हैं अभी साइकोमोटर है। साइकोमोटर में जैसे मैंने बच्चे को 1 दिया, तो वो 1 का, जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैंने सिंपल सा लिया, बच्चे को बोला 1, तो वो रोट लर्निंग होगी, लेकिन मैंने 1 का ऑब्जेक्ट लिया, वो बच्चे को फील करने के लिए भी दिया, बच्चा उसको टच करके उसके टेक्सचर को भी जानना है कि 1 किस शेप में है, हम जब बच्चे को फिंगर से भी उसको करने के लिए बोलते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं साइकोमोटर स्किल भी उसका डेवलप हो रहा है। अफेक्टिव हम बोलते हैं कि भावनात्मक रूप से। भावनात्मक रूप से कैसे? क्लासरूम में टीचर आया, अब एक टीचर ऐसे है जो उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो उसके हाथ में सिंपल से एक पेन लिया है उसने, या उसके पास में बुक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे में कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि एकदम रेडीनेस नहीं होती है, खुशी नहीं होती है, आ रहा है टीचर और जा रहा है। लेकिन जब एक टीचर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर के आ रहा है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चा रेडी होता है, उसको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा कोई नई चीज टीचर सिखाने की कोशिश कर रहा है हमें, जो हमें सीखेंगे तो मजा आएगा बच्चे को, या उसको इंजॉय करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बच्चे में जो खुशी पैदा हो रही है, इसमें उसका भावनात्मक रूप से भी हम लोग कह सकते हैं कि विकास होता है। अब इसी के साथ में हम बोलते हैं हेल्प, थर्ड में हेल्प टू ब्रिंग नोवेलिटी, और हम लोग कह सकते हैं कि न्यू एक्सपीरियंसेस। नोवेलिटी हम बोलते हैं कि बच्चे को हम लोग कोई भी नए चीज को सिखा रहे हैं, और न्यू एक्सपीरियंसेस और फ्रेशनेस भी हम लोग, फ्रेशनेस, ताजगी एकदम। जब हम लोग क्लासरूम में जा रहे हैं, तो मैंने जैसे क्या बोला कि बच्चा आपके हाथ में जब टीएलएम देखता है, या आप जब बहुत सारे अट्रैक्टिव मटेरियल को लेके जा रहे हैं, तो बच्चे में नयापन आता है। एक तो क्या, टीएलएम से नयापन मिलता है, और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम, फ्रेशनेस, एकदम ताजगी, और ताजगी महसूस होती है। स्टूडेंट्स जब भी आपके टीएलएम को देखते हैं, तो बच्चे एकदम से, कई बार हम स्पेशल बच्चों की क्लासरूम में मैं पढ़ाने के लिए जाती हूँ, तो जब बच्चे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने एक बटरफ्लाई ले लिया, मैंने बटरफ्लाई को चार्ट पे बनाया अट्रैक्टिव वे में, मैं पेपर पेस्टिंग क्या करवा रही हूँ, मैं बच्चे को नो डाउट मोटिवेशन भी साथ के साथ देती हूँ, लेकिन मैं बच्चे को जब लेकर के मैंने चार्ट पे दिखाया है कि देखो बेटा कितनी अच्छी बटरफ्लाई बनी है, मैंने पेपर पेस्टिंग किया, क्या आप भी इसको करने के लिए मेरी हेल्प करोगे, या इसको कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करोगे। आप बच्चे को वर्कशीट्स को भी दो, बच्चे को आप जो भी नीडी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी थिंग्स हैं, उनको रिक्वायर्ड थिंग्स को भी आप बच्चे को दो, तो ऑब्वियस है वो बच्चे कहीं ना कहीं क्या होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, और बच्चे क्या, उनको नयापन मिल रहा है। एक आप सिंपल सा बच्चे को कलरिंग करने के लिए बोल रहे हैं, आप कोई मटेरियल नहीं लेके जा रहे हैं, तो उनमें नयापन नहीं आता है। आप क्रिएटिविटी के माध्यम से नई नई चीजों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, तो बच्चे में कहीं ना कहीं क्या हुआ, सीखने के लिए रेडी होते हैं। एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू एक्सपीरियंसेस हम लोग बोलते हैं कि नए नए वो एक्सपीरियंसेस को कहीं ना कहीं गेन करते हैं। एंड फ्रेशनेस, जैसे मैंने बोला कि ताजगी, उनमें कहीं ना कहीं क्या, वो ताजगी को महसूस करते हैं। अगर कहीं लग रहा है कि एकदम बोरिंग सिचुएशन थी, और आप जब नए कुछ कंटेंट को लेके गए, तो वो बच्चे क्या होंगे, एकदम फ्रेशनेस जैसे उनमें फीलिंग आएगा, और वो करने के लिए रेडी होंगे। एंड रिलीव्स, हम लोग कैसे, एक रिलीव्स एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट्स। एंजाइटी ऑफ स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि छात्रों का जो तनाव है, छात्रों का तनाव दूर होता है। जब भी आप बच्चे के लिए कोई टीएलएम को लेके जाते हैं, तो जो बच्चों में कहीं कोई भी किसी प्रकार से लग रहा है कि कोई टेंशन की स्थिति थी, या टेंस्ड सिचुएशन में थे, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो एंजाइटी जो लेवल होता है वो बच्चे का दूर होता है। अब इसके बाद में हम बोलते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब हम लोग जब भी बच्चे को कोई टास्क को करवा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक तो डायरेक्ट तौर से, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। हम लोग डायरेक्ट, हम लोग जैसे मैंने बच्चे को ट्री के बारे में बताया, या मैं बच्चे को कोई और एक्टिविटी को करवाना सिखा रही हूँ,
तो मैं डायरेक्टली बच्चे के क्लासरूम में गई और मैंने बच्चे को क्या किया, जो भी टीएलएम था उससे अवगत कराया और बच्चे को करने को बोला। इनडायरेक्ट का मतलब मैं फेड करना उसको क्या करूंगी, धीरे धीरे कम कर दूंगी उसको फेड करना। जो भी मैं बच्चे को मतलब बहुत ज्यादा टीएलएम का यूज कर रही थी, हर चीज के लिए मैं बच्चे को टीएलएम। अब मैंने जैसे बच्चे को बोला कि जैसे ट्री के बारे में ही बताया, मैंने प्लांट्स को पहले टच करने के लिए दिया बच्चे को मैंने 3D मॉडल, बच्चे को कॉन्क्रीट वे में दिखाया। अब इसी के बाद में मैंने इनडायरेक्ट वे में बच्चे को क्या करूंगी, मैं बच्चे को उसको हटा करके फिर मैं क्वेश्चनिंग कर सकती हूँ बच्चे को कि आप बताइए कि आपने क्या देखा, ट्री की रूट्स क्या आती है, या ट्री पे फ्रूट्स क्या, लीव्स का, या हम लोग इनडायरेक्ट वे में बच्चे को पूछ सकते हैं कि जो लकड़ी होती है उसका क्या यूज होता है जो हमें ट्री से मिलती है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। And TLM provide self motivation इन स्टूडेंट्स कर सकते हैं। कि जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, वेदर कोई नॉर्मल बच्चे हैं, हम लोग जब भी कोई कंटेंट कोई भी टीएलएम को लेकर के जा रहे हैं तो बच्चे क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेशन मिलती है। वहीं से हम लोग कह सकते हैं कि उनको उस टास्क को सीखने के लिए रेडीनेस होती है। बच्चे जब आप टीएलएम लेकर के जा रहे हैं, बिल्कुल सुस्त कंडीशन में बैठे हैं, हम लोग कह सकते हैं कि पैसिव उनकी जो सिचुएशन है ऐसी है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है, पैसिव है, उनकी निष्क्रिय भाव में बैठे हैं। जब आप लेके जा रहे हैं तो क्या होंगे, बच्चे ऑटोमेटिक उठ करके आपके पास में आएंगे और बच्चे क्या सीखने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि वो रेडी होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या है ये क्या आपको सेल्फ मोटिवेशन को भी प्रोवाइड करता है। एंड इट हेल्प टू टीचर to organize his or her classroom। अब ऑर्गेनाइज हम लोग बोलते हैं कि क्लासरूम को व्यवस्थित, कक्ष को व्यवस्थित करने में भी सहायक है। अब कैसे सहायक है कि जब भी कक्ष में टीचर जाता है, बच्चे शोर मचा रहे हैं या बच्चे इंटरेस्टेड नहीं हैं, जब आप बोरिंग कंडीशन होती है तो बच्चे क्या करते हैं, एकदम शोर शराबा मचाना शुरू कर देते हैं। बच्चे एस्केप करते हैं, पलायन करते हैं कि टीचर मुझे बार बार बाहर जाने की कोशिश करते हैं, मैं आई गो टू टॉयलेट, या फिर पानी पीने के लिए जाएंगे, तो वो क्लासरूम व्यवस्थित नहीं होते। लेकिन जब आप बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग टीएलएम को लेकर के जा रहे हैं तो सारे बच्चे आपके पास में व्यवस्थित तरीके से बैठेंगे और क्लासरूम एकदम आपको क्या लगेगी, ऑर्गेनाइज लगेगी। तो दीज आर द मेनली इंपॉर्टेंस। इसके अलावा भी हम लोग बहुत सारे कि बच्चे में आप क्रिएटिविटी को डेवलप कर सकते हैं, सृजनात्मक का विकास कर सकते हैं बच्चों में भी, टू डेवलप creativity in students also। कि हम लोग सृजनात्मकशीलता का विकास किसमें, स्टूडेंट्स में भी कर सकते हैं। जब एक टीचर क्रिएटिव होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज को वो तैयार करेगा, बच्चों के सामने लेके जाएगा, तो ऑब्वियस है उससे क्या होगा कि बच्चे में भी वो क्या हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी को सीखते हैं। जैसे हमारे टीचर्स ने जब क्रिएटिव वे में हमारे साथ में काम किया तो हम लोग भी उन चीजों को क्या करते हैं, सीखते हैं। और जब अब हमारे जब स्टूडेंट्स को हमें पढ़ाने का चांस मिलता है तो हम उनको ट्राई करते हैं कि बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करें। तो बच्चों में भी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं बच्चे में भी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है बच्चे में, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। अब स्पेशल बच्चों की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन पावर हम लोग बोलते हैं
कि ध्यान देने की जो शक्ति है उसमें भी बच्चे के सामने आप अट्रैक्टिव मटेरियल लेके जाएंगे, ऑटिस्टिक के बच्चे को जब आप देखते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आप कोई अट्रैक्टिव चीज लेके जाते हैं तो वो ध्यान कहीं ना कहीं देते हैं। तो उससे क्या होगा, ध्यान देने की शक्ति में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, बच्चे ध्यान भी देते हैं। रिड्यूस, हेल्प टू रिड्यूस it help to reduce hyperactivity of children with special needs. जो भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी क्या हो रही है, विशेष बच्चों में अति चंचलता वाले व्यवहार को कम करते हैं। अब अति चंचलता, जब हम ऑटिज्म बच्चों की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, हाइपर एक्टिव, अति चंचल, नाम से क्लियर हो रहा है कि बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, एक ऑब्जेक्ट को उठाया दूसरे को कुछ ना कुछ करते रहेंगे वो। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप उनको एंगेज करते हैं, अप्रोप्रिएट वे में बच्चे एंगेज हो जाते हैं, तो वो हाइपर एक्टिविटी भी क्या होगी, बच्चे की कम होती है। बच्चा जो इधर उधर भागने की कोशिश करता है तो उससे क्या होगी, बच्चा लॉन्ग टाइम तक हम लोग कर सकते हैं कि उसकी सिटिंग बनती है। और जो TLM है, TLM इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर लॉन्ग रिटेंशन ऑफ कंटेंट, हम लोग बोल सकते हैं, या टास्क। मतलब जब भी हमने बच्चे को कोई टास्क को कराया तो क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी में चल, कुछ चीजें हमने बहुत अच्छे से पढ़ी होती है, प्रैक्टिकल वे में हमने जब किया होता है, एक्सपेरिमेंट किया होता है, तो वो क्या जाते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं। रिटेंशन हम लोग बोलते हैं कि जो भी हमने टास्क को सीखा उसको क्या है कि वो हम लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। जब भी हमें लग रहा है कि हमने किसी चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है, कोई TLM बहुत अच्छा बना हुआ था, हमने उसके माध्यम से सीखा, तो जब भी हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे वो क्या होता है, रिकॉल हो जाता है, हम याद कर सकते हैं उसको। It help for concept formation. कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हम बोलते हैं कि किसी भी टास्क के जो अवधारणा है उसको सिखाने के लिए है। मतलब कि अगर हम लोग लर्निंग डिसेबल बच्चों की बात करते हैं या जितने भी हम लोग दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं, तो ड्यू टू ऑफ हम लोग कह सकते हैं कि वो दोज आर मेनली न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो कि विकासात्मक हम लोग कह सकते हैं अक्षमता से, न्यूरो डेवलप मस्तिष्कीय विकासात्मक अक्षमता इससे ग्रसित होते हैं, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी और IDD बच्चे। तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं इनको क्या है, जो प्रॉब्लम है उनको सोचने समझने संबंधी, या फिर हम कह सकते हैं कि लर्निंग को वो ज्यादा इजीली नहीं कर पाते हैं, उनको सीखने संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, हम लोग सकते हैं कि अवधारणा भी इनकी क्या रहती है, कहीं ना कहीं पुअर रहती है, इनकी कोई भी कॉन्सेप्ट को आप कराएं तो इजीली नहीं सीख पाते हैं। जैसे मैं अपना ही एक आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि जब मैं स्कूल में बच्चों को मैनेजमेंट प्लान देती थी टीचर्स को, तो टीचर का कहना था कि मैम ये बच्चा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस कैटेगरी का है, लेकिन मैं जब सारे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देती हूँ वो इजीली कर पाते हैं, लेकिन इसको मैं जब करवाती हूँ तो ये समझ नहीं पाता है कि क्या करवा रहे हैं। वो लर्निंग डिसेबल बच्चा था, उसको लाइन स्टोरी में लाइन वाली स्टोरी थी, तो उसमें बच्चे को, सब बच्चों को क्लियर था कि लाइन क्या होता है, कैसे गुर्राता है, कहाँ का वो राजा है, सब चीजें क्लियर थी। लेकिन उस बच्चे को वर्बली रोट लर्निंग रट करके तो उसको पता था कि लाइन हम लोग शेयर किया था, लेकिन एक्चुअल में मीन क्या होता है वो उसको क्लियर नहीं था। जैसे मैंने बोला कि मीनिंगफुल काउंटिंग भी हम बता रहे हैं तो 1 2 3 4 10 तक तो बोल देंगे,
लेकिन वो जब आपको उसको काउंट करने के लिए बोलेगा ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो वो उनको क्लियर नहीं होता, पुअर कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब टीचर ने बच्चे के लिए, हम कॉन्क्रीट वे में बच्चे को लाइन को नहीं ला सकते हैं, लेकिन अगर उसके लिए कोई पपेट है या बच्चे के लिए हम लोग कहीं भी हमें लग रहा है कि मॉडल लाइन का लेकर के उसको उसके माध्यम से सिखाया होता, प्रोजेक्टर पे सिखाया होता, या कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि पिक्चर भी क्लियर के माध्यम से सिखाया होता, तो बच्चे में वो कॉन्सेप्ट को इजीली सिखा सकते थे। तो जो हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, जो टीएलएम जितना आप अट्रैक्टिव बनाओगे, जितना आप अच्छा बनाओगे, उसके माध्यम से बच्चे के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होते हैं, क्लियर होते हैं, बच्चा इजीली उसको सीख जाता है। तो दीज आर द आई थिंक सफिशिएंट इम्पॉर्टेंस रेडी है कि जितने भी हम लोग टीएलएम को जब भी यूज में लाते हैं, तो क्या किन किन चीज़ों के लिए हम लोग बच्चे के लिए टीएलएम को तैयार कर सकते हैं, कौन कौन सी नीड्स हैं जिनको हम फुलफिल करने के लिए बच्चे के लिए यूज में ला सकते हैं। तो ये तो हमने अभी जाना है कि मीनिंग क्या था टीएलएम का एंड क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ टीएलएम क्या है। ये भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब हम लोग बच्चे के लिए टीएलएम को तैयार करेंगे तो हमें टाइप्स का क्लियर होना बहुत ही जरूरी रहता है। टाइप्स ऑफ टीएलएम, मेनली हम लोग बच्चों के लिए 3 टाइप्स का मटेरियल को डेवलप करते हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं ऑडियो विजुअल, और तीसरा हम बोलते हैं ऑडियो विजुअल। अब ऑडियो हमारे क्या हो रहा है, श्रवण, श्रव्य, और देखना, और इसमें क्या है, देखना और सुनना दोनों। ये हम लोगों को बहुत ही जरूरी है कि हम लोग इन चीजों को ध्यान में रखें। श्रव्य में हमारे कौन कौन से चीजें आती है कि जिसमें हम जब बच्चे को ओनली ऑडियो, जब हमें लग रहा है कि बच्चे कोई देख नहीं पा रहे हैं, दोज आर विजुअल इम्पेयरमेंट, क्योंकि अभी हम लोग स्पेशल बच्चों की बात करें तो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे क्या करते हैं, ओनली क्या करेंगे, सुनने पे ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ये बच्चे भी रेडियो का यूज करेंगे। इन बच्चों के लिए हम रेडियो, टेप के अलावा हम लोग और किस चीज का, ग्रामोफोन, इनके माध्यम से हम बच्चे को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। या टेलीफोन है, ये हमारे क्या किसमें आ रहे हैं, ये सारे हमारे ऑडियो एड्स आ रही हैं। ऑडियो एड्स मतलब जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन करके हम लोग बच्चे को सुनने के लिए दे सकते हैं। अभी हमारा विजुअल में आ रहा है, विजुअल में हमारा मेनली क्या आता है, एक तो प्रोजेक्टेड और दूसरा नॉन प्रोजेक्टेड। ये हम लोगों को जानना बहुत ही जरूरी रहता है कि प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड कौन से होता है। प्रोजेक्टेड हम बोलते हैं कि इसके भी 2 टाइप्स रहते हैं, एक सेकंड हमारा नॉन प्रोजेक्टिव है, इसके भी 2 टाइप्स रहेंगे, जो हमें क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। अब इसमें क्या आ रहा है आपका, प्रोजेक्टेड में एक तो स्टिल आ रहा है और दूसरा हमारा कौन सा आता है, मूविंग पिक्चर्स आता है, पिक्चर्स आ रहा है। स्टिल हम बोलते हैं कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP मैंने लिखा है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। स्टिल में हमारे नाम से क्या हो रहा है कि जब भी हम बच्चे को कोई पिक्चर दिखा रहे हैं तो क्या करते हैं, स्टिल मतलब कि एक ही हम लोग पिक्चर को क्या एक इसमें ही हम दिखा रहे हैं, मूव नहीं हो रही। कोई एक पिक्चर लिया और उसको बच्चे को हमने क्या कर दिया, दिखाया, तो इसमें क्या रहती है, स्टिल एक जगह, ओवरहेड प्रोजेक्टर हम बोल सकते हैं, प्रोजेक्टर। और मूविंग पिक्चर्स है, मूविंग पिक्चर्स हम लोग बोल सकते हैं कि मूविंग पिक्चर्स विदाउट स्टिल। अब इसमें क्या आ रहा था, हमारे स्टेप आ रही थी, हमने कोई भी चीज को दिखाया तो एक पिक्चर बच्चे की क्या स्टेबल रहेगी। और यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो इसमें मूविंग पिक्चर्स, प्रोजेक्टेड में हमारा सेकंड क्या था, मूविंग पिक्चर्स विदाउट
हम लोग कह सकते हैं कि स्टेप, कि बच्चे को जो भी पिक्चर्स को हम दिखा रहे हैं वो क्या करें, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे क्या कर रहे हैं मूव। जैसे हम लोग क्या है, जब प्रोजेक्टर पे कोई भी पिक्चर्स को दिखाते हैं तो वो क्या है मूव होती जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूविंग पिक्चर्स विदाउट स्टेप। अब ये वाले के, इसके अलावा अब हम बात करेंगे कि नॉन प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड के भी हम लोग बात करते हैं। तो ये हमें बहुत जानना जरूरी रहता है कि एक तो 2D और एक 3D। बहुत बार स्टूडेंट्स को बताया भी जाता है, मैं थोड़ा ऊपर ही कर लेती हूँ इसको विजुअल एड्स में। प्रोजेक्टिव में जैसे मैंने आप लोगों को स्टिल और मूविंग स्टेप्स का बताया, अब इसके बाद में ही हमारा नॉन प्रोजेक्टिव में आ रहा था। नॉन प्रोजेक्टिव में हमारा क्या आ रहा है, नॉन प्रोजेक्टिव में हमारा एक तो 2D और एक 3D। 2D, अब D का क्या मतलब है, डायमेंशनल। 2D मतलब कि 2 डायमेंशनल, और 3D मतलब 3 डायमेंशनल। 2D जो भी हम लोग क्लासरूम में मेनली, जैसे टीचर जा रहा है और बच्चे को क्या करता है, TLM का भी जब हम पढ़ते जा रहे हैं कि हम बच्चे को इन ऑब्जेक्ट्स को लेके जाएंगे, जिसमें हमारे क्या आता है, चार्ट, पिक्चर, को भी आप बच्चे के लिए पिक्चर्स को लेके जा रहे हैं, ग्राफ। ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन किस तरह के मटेरियल में आता है। ग्राफ के बाद में फ्लैश कार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मे भी नहीं पता होगा कि फ्लैश कार्ड क्या होता है। फ्लैश कार्ड मतलब कि जिससे मैंने बोला कि मीनिंगफुल काउंटिंग है, मैंने 1 लिखा, 1 का ही मैं क्या करूंगी, एक थोड़ा सा थिक सा पेपर रहता है जिसपे मैं बच्चे को पेस्ट करूंगी उसको 1 को, सो दैट बच्चा जब भी बच्चे के पास में हम लेकर के जा रहे हैं फ्लैश कार्ड को, तो वो उसको क्या करें, फिंगर से कहीं ना कहीं हम ट्रेसिंग करने के लिए बच्चे को दे सकते हैं, या बच्चा उसको फील करने की कोशिश करता है। अब इसी के साथ में हमारा चार्ट आ गया, चार्ट, पिक्चर, ग्राफ, फ्लैश कार्ड है, या फिर हम ग्राफ हमारा आ गया है। ये सारी चीजें, कार्टून है, जैसे कार्टून, कोई ऑब्जेक्ट को आप मतलब आप कार्टून्स हैं तो उसकी पिक्स को आप लेकर के जा रहे हैं। इसी के साथ में जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, जो भी हम लोग क्लासरूम में, अभी मैक्सिमम मुझे जहां तक लगता है कि टीचर्स क्या करते हैं, ये जो 2D हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको TLM को यूज में लाते हैं। चार्ट्स, पिक्चर्स, ग्राफ, फ्लैश कार्ड, कार्टून है, कार्टून की कोई पिक्चर है उसको यूज में लाएंगे। ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड जो कि हर क्लासरूम में यूज में लाया जाता है। तो ये तो आ गए हमारे 2D में। जो हमारे क्या है, नॉन प्रोजेक्टेड है। प्रोजेक्टेड में हमारा क्या बोला मैंने कि एक तो आपका क्या आ रहा है, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर आ रहा है, जो स्टिल में एक ही पिक्चर रहती है, और दूसरा आ रहा था हमारा मूविंग स्ट्रिप्स का, मतलब हम पिक्चर्स को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं जब भी हम प्रोजेक्टर पर दिखा रहे हैं। अब इसमें हमारा 3D में हमारा क्या आता है, मॉडल। हम लोग जैसे बच्चों के लिए एक मॉडल भी है, तो 3D मॉडल जो एकदम रियल, हम लोग 3D हम किस लिए यूज में लाते हैं, सो दैट बच्चे को रियल इमेजिनेशन को बच्चे में डेवलप किया जा सके। बच्चे को जब देखे तो बच्चे को लगे कि नहीं वाकई में ये इसी तरह के, मतलब जो भी चीज आप, जैसे मॉडल मैंने सपोज मेरे को बच्चे को टूथ के बारे में बताना है बच्चे को, तो अब मैं बच्चे के लिए मॉडल भी क्या लेके जा रही हूँ, टूथ का लेके जा रही हूँ, तो बच्चे से वो क्लियर होगा कि हाँ वाकई में इसी तरह से कहीं ना कहीं 3D जब हम लोग TLM को लेकर के जाते हैं कि इसी तरह के ट्रीट करते हैं, या हम लोग कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताएंगे, तो 3D मॉडल जब बच्चे को लेकर के जाते हैं तो बहुत इजी होता है कि बच्चा उसको इजीली सीख जाता है, और बच्चे को कहीं ना कहीं एक क्लियर कॉन्क्रीट वे में भी बच्चे को इमेजिनेशन को भी वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इमेजिन कर सकता है, और उसको क्लियर कॉन्सेप्ट को भी प्रोवाइड होता है उसको। इसी के साथ में हम बोलते हैं ग्लोब का मॉडल। ग्लोब मॉडल है, तो ग्लोब मॉडल मतलब जैसे मैंने बच्चे को अर्थ के बारे में बताना है कि अर्थ क्या होती है, तो जब मैं अर्थ का मॉडल बच्चे को लेकर के जाऊंगी 3D में, तो बच्चे को एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि अर्थ क्या होती है, या जो भी मतलब आप बच्चे को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं वो क्या है।
तो 3D हम लोग बोल सकते हैं कि रियल कहीं ना कहीं हम बच्चे को एक्सपीरियंस देने के लिए बच्चे के लिए यूज में लाते हैं। अब इसमें हमारा ऑडियो विजुअल है। ऑडियो विजुअल में हमारा कौन कौन सी चीजें आती हैं या हम सब लोग जानते हैं। टेलीविजन का है, बच्चा देख भी रहा है, टेलीविजन है। मोबाइल्स हैं हमारे, मोबाइल पे भी आप कोई भी चीज को, जैसे अभी हम लोग यूट्यूब का यूज कर रहे हैं तो बच्चा सुन भी रहा है, देख भी रहा है। इसी के साथ में हमारा कंप्यूटर का आता है कि बच्चा जब कंप्यूटर का यूज कर रहा है तो बच्चे क्या कर रहे हैं, चीजों को देख भी रहा है, सुन भी रहा है। वीडियो, कंप्यूटर के अलावा ही हम लोग लैपटॉप बोलते हैं, टैबलेट बोलते हैं, टैबलेट, टैब्स, तो इनका यूज करते हुए हम बच्चे को लर्निंग को सिखा सकते हैं। तो दिस आर द मेनली हम लोग कह सकते हैं कि आज हमने सीखा बेसिक पॉइंट्स हमारे रहते हैं कि मीनिंग क्या था टीएलएम का, क्या इंपॉर्टेंस रहती है नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए भी हम लोगों को किस प्रकार से टीएलएम को तैयार करना है, तो ये भी जानना जरूरी था कि कितने प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगी कि क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ टीएलएम, क्या क्राइटेरिया रहता है या व्हाट आर द बेसिक कंसिडरेशंस which we should follow that consideration when we develop teaching learning material to students with learning disability या autism children या whatever 21 टाइप्स के डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनके लिए किस प्रकार से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्लास। तो नेक्स्ट जो भी मेरी क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टीएलएम क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।